हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। मैं बच्चों आज आपका स्टार्ट करूंगा बेटा अल्टरनेटिंग करंट L2। उसमें कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे बच्चों? हम LC सर्किट पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद हम LCR पढ़ेंगे और रेजोनेंस पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे आज अच्छे से। आज का लेक्चर मच मोर इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसके ऊपर मैं जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 अब बनेगा। लेक्चर नंबर 2 जो है बच्चों दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर PMT, सिंगल स्टार PMT लेक्चर है। और नेक्स्ट वाला और ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट आएगा बच्चों, उसको हम L3 बोलेंगे। हमने कल जो पढ़ा था बच्चों बेसिक आइडिया हमने पढ़ा था। सबसे पहले देखते हैं बच्चों LC सर्किट में का आपका वोल्टेज क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या पाएगा, उस टाइप की बातें हम देखते हैं। लो फ्रीक्वेंसी पे कैसा बिहेव करेगा और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसा बिहेव करेगा। देखो बच्चों LC सर्किट कैसा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया बेटा, एक इंडक्टर है और एक बच्चों कैपेसिटर है और यहां बच्चों हमने एक AC सोर्स हमने जोड़ रखा है दैट इज E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। क्योंकि मैं जानता हूं सर दोनों ही सीरीज में है, ये आपका इंडक्टेंस आपका L और रेस्ट आपका बच्चों कैपेसिटर जो आएगा दैट इज C, कैपेसिटेंस जो आएगा C। हमें चीज लिया दिस L एंड C आर इन सीरीज, तो पहला पॉइंट क्या आएगा बेटा, करंट इन दिस सर्किट विल बी सेम। करंट इन दिस सर्किट क्या आएगा बच्चों, सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता था, दिस सर्किट विल बी सेम, करंट चेंज नहीं होगा बच्चों, आई आपने फ्लो किया सेम रहेगा। बेटा क्या देखा जा सकता है सर, हम पहले से जानते हैं L और C के बारे में, यदि फेजर डायग्राम के थ्रू आप बनाना चाहें तो इस टाइप से बन जाता सर। यहाँ आपका करंट I आएगा और बच्चों आपका नीचे की डायरेक्शन में जो आएगा ये आपका कैपेसिटेंस आएगा VC, मैं बोल देता हूं। ऊपर की डायरेक्शन में जो आएगा बच्चों VL। हमने ऐसी बातें कर रखी है। इसमें कंडीशनल केस बनेंगे बच्चों, कैसे दो संभावनाएं बनते हैं सर। V नेट क्या आएगा, नीचे हमने बना दिया बच्चों दैट इज योर करंट I, करंट आपने यहां बना दिया और यहां पे आ जाएगा बच्चों आपका VL और यहां पे आ जाएगा VC। दो कंडीशन कैसी बन जाएंगे बेटा, V आपकी जो आएगी दैट विल बी VL माइनस VC। कब आएगा बच्चों, इफ VL की वैल्यू ज्यादा है और VC की वैल्यू आपकी क्या बच्चों कम है, तो इस टाइप से बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा सर, ऐसे आ जाएगा जो आपकी वोल्टेज जो आएगी, वोल्टेज विल लीड करंट, विल लीड करंट कितने से बच्चों, मैं जानता हूं सर नेट इफेक्ट देख लिया है, करंट बाई 90 डिग्री। वोल्टेज क्या करेगा बच्चों, लीड करेगा। और नेट इफेक्ट यदि डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसा बन जाता है। इसके लिए ऐसा डायग्राम बन जाएगा बच्चों सर, यहां करंट आएगा और ऊपर ऐसी डायरेक्शन आ जाएगी दैट इज VL माइनस VC। ये क्या आ जाएगा बच्चों, VL माइनस VC। इस टाइप से चीजें बन जाएंगी। यदि बच्चों सेकंड केस इसकी मैं समझाना चाहूं आपको, यदि सर कैपेसिटेंस वाली पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाए, बच्चों दो संभावनाएं थी सर, इसमें ज्यादा या तो इसमें ज्यादा। यदि बेटा मैं सेकंड केस की मैं बात करूं, इफ यदि ऐसा बोल दिया जाए सर कैपेसिटेंस वाला ज्यादा और VL की वैल्यू कम है, तो बच्चों यहां क्या बन जाता है सर, नेट वोल्टेज जो आएगा VC माइनस VL आएगा। सर यहां पे फेजर डायग्राम यदि बनाना चाहेंगे कैसा बन जाएगा सर, नीचे आ जाएगा VC माइनस VL और यहां आ जाएगा I। और यहां क्या बोला जाएगा बच्चों, क्या लिखा जाएगा सर, वोल्टेज और पोटेंशियल, वोल्टेज विल लैग करंट बाई 90 डिग्री, बाई 90 डिग्री। कितना लैग करेगा बच्चों, 90 डिग्री से आपका लैग करेगा। बच्चों यहां भी कंडीशन वही बन सकती है सर, यदि लो फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा और हाई फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा। आपसे यहां भी पूछा जा सकता है बच्चों सर, लो या हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। देखो बच्चों सर, एट लो फ्रीक्वेंसी, यदि बच्चों लो फ्रीक्वेंसी है सर, लो फ्रीक्वेंसी पे कौन सी वोल्टेज ज्यादा आएगी सर, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी माने ओमेगा की वैल्यू वेरी कम और ओमेगा L की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत कम आ जाएगी। और बच्चों ओमेगा आपकी XL की वैल्यू क्या है, बहुत कम, और XC की वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जानता हूं XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। XL की वैल्यू बहुत कम है तो बच्चों पोटेंशियल किसी कम हो जाएगी बेटा। सर मैं जानता हूं क्या तेरी पोटेंशियल I इंटू R, XL या XC है तो क्या लिखूंगा बच्चों, I इंटू XC या I इंटू XL। सो वी कैन राइट एज क्या बन जाए सर, बहुत ज्यादा आपकी ये तो लगभग 0 है। सो इन दिस केस Z वी कैन इक्वेट ऑलमोस्ट इक्वल टू XC एट हाई फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी आपने क्या किया बच्चों, हाई लिया सर, हाई फ्रीक्वेंसी में XL की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन XC। इन दिस केस आल्सो Z कैन बी इक्वेटेड विद XL। हाई फ्रीक्वेंसी किससे इक्वेट किया जा सकता है बच्चों, XL से। लिखो बच्चों, शाबाश बनाओ। बच्चों आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं किस टाइप से बच्चों RL LC या आपका RC सर्किट में किस टाइप से सवाल बनते हैं। आसान वाले क्वेश्चंस है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा अच्छा और देख पाएंगे। क्या बोलता है बच्चों, अपने पास एक पोटेंशियल सोर्स और ऊपर एक इंडक्टर लगा हुआ है। यहाँ L आपका है, आपका इंडक्टेंस है, वो आपको निकालना कितना है। V की वैल्यू दिया 50√2 sin 100 पाई t। एमीटर की रीडिंग भी, करंट जो फ्लोइंग है, जो करंट आपका यहाँ फ्लोइंग है बच्चों दैट इज 2 एम्पियर, ऐसा बोला हुआ है। बच्चों इस करंट को बोला जाता है बच्चों IRMS। कौन सा करंट दिया होगा
सर पीक करंट नहीं, करंट तो वेरिएबल है तो आप आरएमएस लेके ही बात कर सकते हैं। देखो कैसा, एल की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों। कैसा सर्किट है बच्चों, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो यहाँ एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स एल की वैल्यू आ जाएगी सर ओमेगा इंटू एल। एक बात तो यही आ गई, ओमेगा इंटू एल आपके पास आ जाएगा। अपने पास क्या दिया हुआ, करंट दिया हुआ, सर करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई नोट दिया हुआ, वी नोट, वी नोट पीक वैल्यू कितना बच्चों, सर दिस इज लाइक दैट वोल्ट में। अपने को निकालना क्या, करंट, करंट क्या आएगा सर, वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्सएल। बच्चों ये आई की वैल्यू भी कौन सी निकलेगी बेटा, आर एम एस की। सो एक्सएल की वैल्यू क्या है बेटा, वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस। अच्छा वी आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, पीक वैल्यू दिया 50√2, ये पीक है, डिवाइड बाई √2 किया। सर ये करंट की आरएमएस वैल्यू है, आपकी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, और करंट की वैल्यू क्या दिया बेटा, 2 एम्पियर पहले से लिखा हुआ, दैट इज 2 एम्पियर। कैंसिल किया तो कितना बन जाएगा बच्चों, एक्सएल की वैल्यू अपने पास दैट इज आपका 25 ओम। बच्चा आपसे क्या पूछा हुआ है, एल की वैल्यू पूछा हुआ है। आपसे क्या पूछा बेटा, एल की वैल्यू पूछा, मैंने क्या निकाला अभी, एक्सएल निकाला है। सर एक्सएल को क्या लिखा जा सकता है, ऊपर लिखा हुआ दैट इज ओमेगा एल। सो 25 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या बच्चों, सर ये ओमेगा टी तो होता था, सर ये ओमेगा टी तो होता, दैट इज 100 पाई इंटू एल। सर एल कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 100 पाई, सर ये आ जाएगा 1/4 पाई हेनरी। क्या था बेटा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई हेनरी। कैसे सोल्व किया बच्चों, पहले सिंपल, सर करंट क्या होता है, V बाई आर। सर आर नहीं है सर, यहां यदि 2 या 3 चीज जुड़ी होती तो मैं इंपीडेंस देखता, लेकिन प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो बच्चों हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल वो हमने ले लिया। सर एक्सएल की वैल्यू पहले सोल्व किया, क्योंकि वीआरएमएस मैं निकाल सकता हूं, आईआरएमएस दिया हुआ है। एक्सएल यदि आ जाएगा तो बेटा एक्सएल को हमने इक्वेट किया ओमेगा इंटू एल से, आंसर आ गया। सही है क्या, आगे क्वेश्चन और चलते बच्चों, थोड़े से और आपको आइडिया लगेगा, अलग टाइप का क्वेश्चन। आगे सर्किट दिया हुआ है, इसमें बच्चों इंडक्टर का एक्सएल भी दिया है और कैपेसिटर का एक्ससी भी दिया है। नाम इसका आप जानते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वी की वैल्यू भी दिया हुआ है, कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। बच्चों इफेक्टिव वैल्यू मतलब क्या है, सर करंट कितना फ्लो करेगा, हम कहां से लेते हैं बेटा, आईआरएमएस से हम बताते हैं। अच्छा ही है सर, जब आपके पास आपका इंडक्टर भी है और ये भी है तो मतलब नेट कैसे निकाल दे रहा, आपको याद है बेटा, नेट एक्स की वैल्यू कैसे आती थी सर, जो ज्यादा है आपका एक्सएल माइनस एक्ससी। आप यदि कोई फेज डायग्राम भी पूछता ना सर, ये ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज यहां ज्यादा जाएगी और यहां कम। सही है क्या सर, ऐसे कैसे बता सकते हो आपका कि एक्स की वैल्यू ज्यादा होने से वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगी, क्योंकि बच्चों मैं जानता हूं सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्ससी। सर जिसका एक्सएल यदि ज्यादा है तो बच्चों नो डाउट वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन को देख के आप ये बता पाओगे, सर क्या आप बता सकते लीड और लैग वाली क्या कहानी, मैं ये बता दूंगा बच्चों, नेट वोल्टेज यहां आएगी दैट विल लीड बाई 90 डिग्री विद करंट। सही है क्या, सही बात, वेरी गुड। देखो बच्चों क्या बन जाएगा सर, ये 50 माइनस 40 दैट इज 10 ओम। ये क्या बन गया अपने पास, नेट अपने पास एक्स आ गया। सर एक काम करो, पहले आप पीक करंट बता दो। पीक करंट क्या होता था सर, पीक वोल्टेज डिवाइड बाय नेट आपका आ गया बच्चों रिएक्टेंस। सर वोल्टेज की वैल्यू क्या 40, सो 40 डिवाइड बाय 10 दैट इज 4 एम्पियर। क्या बच्चों सर्किट में 4 एम्पियर फ्लो करेगा हमेशा, नहीं सर, ये वेरिएबल करंट होता है। यदि एक वैल्यू कोई बताना चाहते नहीं तो है टू फाइंड आउट आईआरएमएस। सो बच्चों हमने क्या किया बेटा, सर आईआरएमएस आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा सर, पीक डिवाइड बाय √2 और वी कैन राइट एज 4 डिवाइड बाय √2। आंसर आ जाएगा बच्चों 2√2 एम्पियर। सही है क्या बेटा, 2√2 एम्पियर। ये हमने बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देखा। 2 क्वेश्चन और हम देखेंगे, धीरे धीरे हम समझ पाएंगे नीट में किस टाइप से सवाल बनता है। इन गिवन सर्किट, बच्चों सर्किट दिया हुआ है, यहां आपको आर की वैल्यू दिया 6 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया बेटा 8 ओम। सही है सर, आपको इंपीडेंस बनाना है। सर इंपीडेंस बनाना तो सर रेजिस्टेंस कहां होता था बच्चों, सर आई की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस होता था 6 ओम। सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहां होता सर, नीचे की डायरेक्शन में होता था, ये आई और आर ए की डायरेक्शन में, आपको जानते हो। ये क्या आएगा यहाँ पे सर, एक्स सी दैट इज योर 8 ओम। यदि आप इंपीडेंस बनाना चाहो तो 2 का आप क्या करते रहे बच्चों, वेक्टर एडिशन। क्या बन जाएगा सर, √x² प्लस एक्स आपका r² प्लस एक्स स्क्वायर। सर r माने 6² और ये आपका 8²। सर आंसर आ जाएगा दैट इज 10 ओम। सर नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, नेट इंपीडेंस क्या आ जाएगा, आ जाएगा 10 ओम। हमारे पास दिया हुआ है, आपको क्या निकालना, करंट। फिर वही 2 संभावनाएं, यदि बच्चों आप करंट निकालना चाहते हो सर, करंट को पीक करंट आप बना लो, पीक वोल्टेज डिवाइड बाय जेड माने नेट आपका इंपीडेंस। सर पीक वोल्टेज क्या है 20, जेड की वैल्यू क्या 10, सर दैट इज योर 2 एम्पियर। सर ये क्या आ गया आपका, पीक करंट आ गया। आईआरएमएस आप बनाना चाहो बच्चों, आरएमएस करंट आप चाहोगे तो पीक डिवाइड बाय √2,
आंसर आएगा बच्चों √2 एम्पियर। आंसर आ जाएगा बच्चों √2 एम्पियर। बेटे उसको ऐसे तो बता भी सकता, करंट बोले तो IRMS ही आपको निकालना है, पीक अलग से आपको स्पेसिफाई करे, वो मैंने लिखवा रखा था। जब तक कुछ मेंशन ना हो तो वोल्टेज और करंट में आपको RMS वैल्यू ही निकालनी है, सही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और बच्चों ये PMT में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो नीट में कैसा सवाल बनता है आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। देखो कैसा, एक कॉइल हैज रेजिस्टेंस, एक कॉइल का रेजिस्टेंस कितना बच्चों 50 ओम, सही है आपका 30 ओम, सही है सर। आगे क्या बोला बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी दिया 20 ओम, इंडक्टिव वाले की फ्रीक्वेंसी भी दिया है। बच्चों फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर, जब आप XL निकालने में ओमेगा L लेते थे ना, वो फ्रीक्वेंसी दिया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से, लेकिन मेरे पास सीधा XL दे रहा हूं, मुझे दिक्कत भी नहीं। सर गिवन क्या हो जाएगा बेटा, गिवन अपने पास आ गया R दिया दैट इज 30 ओम, और बच्चों XL डायरेक्ट दिया हुआ दैट इज 20 ओम। बच्चों XL नहीं देता तो मैं ओमेगा L से निकालता हूं, ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है। अगर देखो इफ AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज, बच्चों AC सोर्स की V जो दिया है उसके आपके पास क्या दिया बेटा, सिंपल वैल्यू जब दिया होता है, जब ये वैल्यू आपको दिया बच्चों दैट मींस ये आपको RMS वैल्यू दिया हुआ है। सो RMS वैल्यू कितना बच्चों, ये आपके पास है 200 वोल्ट, सही है। कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल देन फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। बच्चों आपके पास ऐसा कुछ है बेटा, एक आपके पास इंडक्टर है, एक आपके पास रेजिस्टेंस है, और यहां एक पोटेंशियल सोर्स है, लेकिन बच्चों इसकी पीक वैल्यू नहीं दिया हुआ, यहां आपको सिंपल RMS वैल्यू दिया हुआ दैट इज 200 वोल्ट। तो आपको एक बात समझ में आएगी सर, जो करंट आप निकालोगे ना वो ऑटोमेटिकली ही IRMS आपकी वैल्यू आएगी। ये आपके पास 20 ओम है और ये आपके पास 30 ओम। बच्चों फेजर डायग्राम बनाते हैं, जब आपके पास रेजिस्टेंस वाला और इंडक्टर वाली कहानी थी सर, रेजिस्टेंस का सेम कहानी थी एज दैट ऑफ कैसी, जिस डायरेक्शन में करंट है। इंडक्टर कहां आता था, ऊपर आता था। क्या बच्चों का नेट इफेक्ट Z नहीं बता पाओगे, हाँ Z बता दें कैसे निकलता था सर, √R² प्लस XL², सर √30² प्लस 20² सोल्व करेंगे बेटा, √1300, और लिखा जाए सर √13 इंटू 10 ओम। Z की वैल्यू आपके पास आ गई, VRMS आपको दिया हुआ है। सो IRMS निकालना बच्चा को, जब सिंपल करंट पूछा या सिंपल वोल्टेज दिया हुआ तो आपको RMS वैल्यू दिया हुआ है। सो IRMS वी कैन राइट एज, कैसे लिख देंगे बच्चों IRMS की वैल्यू, सर VRMS डिवाइड बाई Z दैट इज सर 200 डिवाइड बाई 10 √13, आंसर आ जाएगा बच्चों 20 डिवाइड बाई √3 आपका 13 एम्पियर, सही है क्या। बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए आपको RL सर्किट पे या प्योरली इंडक्टिव पे या RC सर्किट पे, ऐसे कंबाइंड सवाल, एक PMT का कुछ एग्जांपल और भी। अब मैं आपको LCR सर्किट पढ़ाऊंगा तो आपके और अच्छे सवाल बन पाएंगे जो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही है क्या। ये आप बनाओ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों LCR सर्किट। इसको अच्छे से देखिए बच्चों, सारे तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, जिसमें बच्चों रेजिस्टेंस भी है, जिसमें बेटा इंडक्टर भी है, और इसमें बच्चों अपने पास कैपेसिटेंस भी है दैट इज C। हमने बच्चों इसको एक AC सोर्स से ज्वाइन किया, अगेन वी कैन राइट EMF या बच्चों वोल्टेज क्या आएगी इधर E0 sin ओमेगा t, ऐसा हमने ज्वाइन किया हुआ है। यहां पूछता बच्चा आपसे डायरेक्शन आप निकालो, आप बच्चों यहाँ पे इंपीडेंस बताओ, इस टाइप की बातें यहां भी पूछता है, जैसे हमने पहले दो वाले कंपोनेंट में किया था। बच्चा 3 केस की फॉर्म में समझाऊंगा। केस नंबर 1 क्या बनेगा, व्हेन, केस नंबर 1 बना दिया बेटा, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। क्योंकि बच्चों अब जानते हो बेटा, जब भी फेज डायग्राम बनेगा तीनों चीजों का जैसा बनेगा सर, I इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस भी होता है, और बच्चों L और C जो है बेटा, यदि यहाँ पे VL और यहाँ VC, सेम कहानी, यदि VL और VC आप बता पाओगे, एज वी नो दैट इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम रहेगा, तो ये भी बता पाऊंगा सर मैं XL और XC है। मुझे देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा, उस हिसाब से मैं बना पाऊंगा। यदि मैं बोलता हूं बेटा पहला केस, ये कैसा होगा जनरलाइज वाला, ये कैसा बनेगा जनरल वाला, इसलिए बच्चों में केस वाइज पढ़ना पड़ेगा। XL की वैल्यू ज्यादा है, उसके लिए समझते हैं बच्चों क्या बन जाएगा। देखो बेटा, यदि XL की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम। सर ये आपका R आ गया, इसी डायरेक्शन में I है, ऊपर की डायरेक्शन में कितना बच जाएगा सर, ये बन जाएगा XL माइनस XC, सही है क्या। यदि ये बोलो सर इंपीडेंस बताओ क्या आएगा, इंपीडेंस क्या आ जाएगा सर, ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया बेटा इंपीडेंस, और नेट रिजल्टेंट यहां कहीं बन जाएगा। मेरी आपसे बोला सर डायरेक्शन आप बताओ, सर ये फाई बताओ, 10 फाई क्या आएगा। सो इन दिस केस 10 फाई क्या आ जाएगा सर, 10 फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर दैट इज XL माइनस XC
डिवाइड बाई बेस आर। सही है क्या बच्चों? यदि z अपने पास आ गया, अब बच्चों i की वैल्यू चाहो लिखना तो i की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यदि आप चाहो बेटा करंट लिखना तो क्या बन जाएगा सर, करंट की इक्वेशन ऐसी बन जाएगी ई नॉट डिवाइड बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों फाइव की वैल्यू हमने यहां से निकाल दिया, पुट कर देंगे। ये मैं दो वाले सर्किट में करवा चुका हूं, कोई अलग चीज नहीं, कोई नई चीज नहीं, उसी में हमने कुछ ऐड किया है। केस नंबर 2, इफ एक्स एल की वैल्यू कम है बच्चों एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है। फेजर डायग्राम सीधा बनाएंगे सर, यहां आर भी आएगा और यहां आई भी, और अब नीचे की डायरेक्शन में आएगा क्योंकि एक्स सी ज्यादा और एक्सएल कम है, और नेट रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। बच्चों इंपीडेंस आप बनाओ क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। ये बात आपको पकड़ में आई होगी। यदि इंपीडेंस आ गया तो बच्चों डायरेक्शन निकालना, टेन फाई कैसे बन जाएगा सर, आप हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन बना लो, क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सेम कहानी वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ करंट आल्सो। करंट क्या आएगा बच्चों सर, होता था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर आई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट आ जाएगा बेटा ई नॉट डिवाइड बाई जेड। दोनों चीज हम निकालनी आती हैं। ई नॉट क्वेश्चन में देगा, जेड दिया हुआ, हमने सोल्व किया, यहां से पुट करेंगे आंसर आएगा। बच्चों थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस के ऊपर मैं स्टार लगाता हूं। थर्ड केस के ऊपर यहां सिंगल स्टार पीएमटी, ये मच मोर इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, मच मोर इंपॉर्टेंट केस है एसी के लिए। बच्चों यहां ऐसी कंडीशन वाली सर एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू जो बराबर है, इसी कारण बच्चों ये रेजोनेट कंडीशन है। जहां रेजोनेट करेगा ये रेजोनेट वाली कंडीशन है, दोनों यदि बराबर है तो फिर वही बात आ जाएगी सर, यहां पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी r के बराबर। z की वैल्यू क्या आ जाएगी r के बराबर। इन दिस केस z जो आएगा, इंपीडेंस जो आएगा, इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस इज मिनिमम। इंपीडेंस क्या बेटा मिनिमम है सर। यदि इंपीडेंस मिनिमम है तो क्या लिखा जा सकता है सर, करंट की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी मैक्सिमम। सर मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या आ सकता है सर, ई नॉट डिवाइड बाई आर। और यदि डायरेक्शन की बात करें सर, इट विल हैव सेम डायरेक्शन। करंट की इक्वेशन पूरी क्या जाएगी बच्चों, साइन ओमेगा टी। क्या डायरेक्शन चेंज होगी नहीं सर, रेजिस्टेंस वाली डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि यदि आप फेजर डायग्राम बनाते तो ये आपका आर, ये आपकी आई, और बच्चों ऊपर की डायरेक्शन जितना आपका एक्स एल इतना ही आपका एक्स सी, कैंसल आउट कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। सर ये पीक करंट है, ये पीक करंट है इस सर्किट में फ्लोइंग ई नॉट डिवाइड बाई आर। और ये आई मैक्सिमम कौन सा है सर, तीन संभावनाएं अलग अलग हमने पढ़ी। जब भी एसी सर्किट में ऐसा कुछ है, तीनों कंपोनेंट लगे हुए हैं, और इंडक्टर के कारण जो आएगा इंडक्टिव इंपीडेंस, और जो कैपेसिटिव आपका आएगा बच्चों रिएक्टेंस, जब दोनों बराबर आएंगे इसका मतलब करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट विल बी मैक्सिमम। सही है क्या? इसको ही रेजोनेट कंडीशन भी बोला जाता है। रेजोनेट कंडीशन क्या होती है, केस नंबर 3 जो हमने पढ़ा है सर, रेजोनेट कंडीशन क्या बन जाएगी सर, यहां पहली कंडीशन क्या थी, एक्स एल और एक्स सी बराबर है सर, क्योंकि फिर आपका करंट सेम था तो बच्चों वी एल और वी सी भी बराबर है। यदि ये बराबर तो बच्चों जो इंपीडेंस इन द सर्किट होगा कितना होगा, मिनिमम। किसके बराबर होगा सर, आर के बराबर। सो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। सर मैक्सिमम करंट क्या होता है, ई नॉट डिवाइड बाई आर फ्लो करेगा। सही है क्या? कुछ कंडीशन बनी, इसको और अच्छे से आगे भी समझेंगे सर, दोनों बराबर आ जाएंगे कैसे बनता है। कुछ क्वेश्चन या बच्चों नीट में बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें एलसीआर सर्किट भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें केस नंबर 3 वाला। सही है क्या? अब नोट करो बच्चों, पॉज करके, पीछे मैंने किया, साइड में हो गया, आपने नोट किया, नेक्स्ट पेज और लिखते हैं, ये हमने लिखा। सही है क्या? आगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों। एलसीआर सर्किट हमने पढ़ा, एक बार देखते हैं बच्चों इसमें पावर कितना आएगा। तो पावर इन एसी सर्किट, पावर कितनी आएगी बच्चों, आप जानते हो बेटा कितना होता था, V इंटू आई। लेकिन बच्चों एसी में अपने पास क्या है सर, E की वैल्यू मान लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों आई की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट फेज में मान लेता हूं, आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपने पास आ गया। करंट का थोड़ा सा अलग फेज हमने मान लिया। पावर क्या था सर, E इंटू आई आएगा, सो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों इसको मैं ओपन करता हूं, साइन ए प्लस बी है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा हमने बना दिया बच्चों, ओपन किया। देखना बेटा एक बार मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये आ जाएगा आपका ई नॉट आई नॉट, साइन और साइन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव, प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और ये आ गया साइन फाइव। बच्चों की एवरेज निकाल दे, क्योंकि बेटा एवरेज पावर का डिस्कशन कर सकते हैं, एक पॉइंट पे नहीं हो सकता। एवरेज निकालेंगे, स्क्वायर वाले की एवरेज क्या थी, हाफ, तो हाफ ई नॉट आई नॉट कोस फाइव, और इसकी क्या था बच्चा एवरेज, जब साइन कोस है तो अपने पास एवरेज की वैल्यू क्या थी, 0।
सो 0 बना दिया, इसको इस फॉर्म में लिखता हूं बेटा ई नोट बाई रूट टू, आई नोट बाई रूट टू और cos फाई। सो इट कैन बी रिटन एज सर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos फाई। बच्चा cos फाई अपने को देखना क्या है, बाकी ई आर एम एस और आई आर एम एस आप निकाल सकते हैं। cos फाई जो होता है बेटा पावर फैक्टर होता है, उसको भी आपको अच्छे से मैं बना के दिखाता हूं। ऐसे एक बार बनाया, मेन वाला फॉर्मूला कौन सा, ये आ गया नीट में पूछा हुआ बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा दिया बच्चे, पीएमटी में 1 या 2 बार सवाल पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, cos फाई का बेटा ये आपका पावर फैक्टर है, और आपको याद भी होगा बच्चों यदि ओनली आर रेजिस्टेंस था, यदि आपका ओनली रेजिस्टिव सर्किट था, ओनली आपका इंडक्टिव या ओनली कैपेसिटिव सर्किट है, तो इंडक्टिव में फाई क्या रहा बच्चों 90 डिग्री, यहां फाई क्या रहा -90 डिग्री। तो बच्चों यहां तो पावर मेरे ख्याल से सिंपल आप लिख सकते हो 0, यहां भी पावर 0, और यहां फाई क्या रहा बच्चों 0 डिग्री रेजिस्टेंस में, तो आपका करंट और वोल्टेज सेम ही डायरेक्शन में आए थे, और यहां पावर क्या आ जाए सर मैक्सिमम ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 ऐसा। लेकिन बच्चों ये मैं एलसीआर सर्किट की बात कर रहा हूं, यदि आप एलसीआर सर्किट में बताना चाहो तो एलसीआर सर्किट कुछ ऐसा बनेगा सर, ये आपका आर है, यहां पर बच्चों डिफरेंस था, ये कैसा लिया मैंने वीएल माइनस वीसी वाला, और यहां बच्चों आपका जेड इंपीडेंस बनता था, ये आपका फाई है। सो इन दिस केस या जनरलाइज केस में cos फाई क्या बन जाएगा बेटा ट्राइंगल के लिए सर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, सो आर डिवाइड बाई जेड। आर क्या रेजिस्टेंस, जेड क्या बच्चों इंपीडेंस, जेड क्या बच्चों इंपीडेंस। इसलिए हमने देखा पावर फैक्टर निकालना तरीका cos फाई हमेशा आर बाई जेड से ही मैं निकालूंगा, चाहे बच्चों इंपीडेंस पे तीनों का हो चाहे 2 का, और अकेला तो फिर रेजिस्टेंस अपने आप आ जाएगा, पावर फैक्टर 1 आ जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं कराता हूं आपको, 1 2 3 एग्जांपल मैं कराता हूं पहले पावर फैक्टर सोल्व करने के लिए, कि पावर फैक्टर की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से आप समझोगे। सिंपल सिंपल से एग्जांपल मैं करवा रहा हूं बच्चों। हमारे पास एक इंडक्टर है 3 ओम और एक रजिस्टर बच्चों 4 ओम, अपने पास ये है। यहां कोई अपने पास बेटा पावर सप्लाई है एसी की ई नोट साइन ओमेगा टी। मुझे यहां बोला गया फाइंड आउट पावर फैक्टर, यहां पावर फैक्टर क्या होगा बताओ सर। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है पावर फैक्टर, और आर डिवाइड बाई जेड होता है। जेड की वैल्यू अलग से सोल्व करना सीखा ना बच्चों, सर वेक्टर एडिशन जैसे एडिशन कर दो आर स्क्वायर, चलो ऐसा कर देता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, आर वन कितना बच्चों आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5। सो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाए बेटा 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, एग्जांपल में अब तीनों ले लेते हैं। अपने पास ये भी है, रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, और यहां फिर हमने ले लिया बच्चों पावर सप्लाई हमारे पास एसी है। फिर बोला पावर फैक्टर आप बताओ कितना आएगा सर। इसको मैं बोल दिया 1 ओम है, यहां मैं बोल दिया 2 ओम है, और यहां भी मैं बोल दिया 2 ओम है। यू हैव टू फाइंड आउट पावर फैक्टर, क्या पावर फैक्टर आएगा सर। पावर फैक्टर का अभी हमने देखा फॉर्मूला किस फॉर्म में बनता था सर, पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इंपीडेंस। सर इंपीडेंस कैसे सोल्व किया जाएगा सर, आप देख लो इंडक्टर का, कैपेसिटर का और आपका रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल रिएक्टेंस किस टाइप का था। सो जेड को ऐसा लिखा गया था सर, ये था आर स्क्वायर प्लस बच्चा जब जेड निकाला था बेटा किसमें तीनों चीज वाले में क्या करना पड़ता था सर, कौन सा ज्यादा, अपने पास कैपेसिटर तो एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर, इस टाइप से करते थे बेटा, एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे सर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 2 स्क्वायर, ये कितना बेटा सर 2 माइनस 1 स्क्वायर, और दैट कैन बी रिटन एज 5। सो आपका क्या आ जाएगा बच्चों 2 डिवाइड बाई रूट 5। ये पावर फैक्टर निकालने का तरीका बच्चों। जैसे मुझे यहां कोई बोलता, मुझे आपके पास यहाँ आई मुझे निकालना आ गया था पहले वाले क्वेश्चन से, पावर फैक्टर निकालना आ गया। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पावर भी निकाल सकते थे। एक बच्चों कंबाइंड सवाल में कराता हूं, जहां मैं आपको ई दूंगा और तीनों अलग अलग वेरिएंट दूंगा, और वहां आपको बनाना पड़ेगा क्या, आप बच्चों करंट भी बनाओ, आप बच्चों आरएमएस करंट भी बनाओ, और बच्चों आप पावर भी बनाओ। इस टाइप की चीजें मैं आपसे पूछता हूं, ये आपने बनाएगा बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो बच्चों डबल स्टार रिवीजन कैसा सर, एक अपने पास है दैट इज 5 ओम, एक इंडक्टर हमारे पास है बच्चों दैट इज 6 ओम, और एक बच्चों कैपेसिटर हमारे पास है दैट इज 2 ओम। इस टाइप से हमारे पास है, और यहां मैंने बोल दिया सर पावर सोर्स ऐसे लगा हुआ है सर, ई की वैल्यू जो है 100 साइन 100 पाई इंटू टी, ऐसा हमने ये ले लिया। तो बच्चों पहले मुझे बोलता सर आप करंट बनाओ, सर इस सर्किट में करंट क्या, आप करंट बताओ। तो बेटे करंट की बात पहले तो समझ जाओ सर, यदि आपको ये क्या बेटा पीक वोल्टेज होता है, ये क्या होता है बच्चों पीक वोल्टेज है। इस क्वेश्चन में ई नोट की वैल्यू क्या है सर 100 वोल्ट है, सही है। तो अब बच्चों पहले आई नोट आप बना लो सर, आई नोट क्या आ जाएगा ई नोट डिवाइड बाई जेड। क्या जेड आप निकाल सकते क्वेश्चन में, हाँ
सर जेड कैसे निकालते थे सर, अंडर द रूट आर स्क्वायर। सर कौन सा ज्यादा अपने पास, इंडक्टर वाला, सो एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अपने पास 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, और सोल्व किया बेटा ये 25 और ये आपका 16, सो दैट इज रूट 41। कितना आ गया बच्चों, रूट 41। तो अपने पास पीक करंट कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई रूट 41 एम्पियर। बच्चों क्वेश्चन में यदि सिंपल बोल रहे करंट आप बताओ, तो आपको पीक करंट नहीं पूछा है, पीक करंट पूछना होगा तो आपको अलग से मेंशन करेगा। सिंपल करंट बोला तो बेटा आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। सो आई आर एम एस क्या हो जाएगा बच्चों, सर आई नॉट डिवाइड बाई रूट 2, 100 डिवाइड बाई रूट 2 और ये आपका 41 आ जाएगा बच्चों 50 रूट 2 और ये आपका रूट 41। ये अपने पास आ गया आरएमएस। रह गई बच्चों अब अपने पास बात किसकी, पावर। आप बताओ सर पावर के लिए पहले पावर फैक्टर आप बताओ, आर डिवाइड बाई कितना होता है जेड। सो आर कितना बेटा 5 और जेड कितना रूट 41 आ गया सर। अब बनाना पावर इन दी सर्किट। सो पावर क्या होता है बच्चा आपको याद होगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू कोस ऑफ फाई। ई नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, पीक वाली 100, आई नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, भी पीक वाली 100 डिवाइड बाई रूट 41। ये आ गया सर। अब अपने क्या करना बेटा, कोस फाई की वैल्यू ये कितना बेटा अपने पास 5 डिवाइड बाई रूट 41। ये तो बच्चों ई नॉट है आई नॉट है तो, लेकिन डिवाइड बाई 2 था, डिवाइड बाई 2 भी हमने किया है। सोल्व करेंगे सर, ये 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 41 बच्चों कैंसिल किया मैंने, और इंटू 5 एज इट इज है बच्चों। ऑलमोस्ट कैंसिल कर लेते हैं, ऑलमोस्ट कैंसिल किया बेटा, इसको 40 मान लिया सर, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितना हो जाएगा 25, 4 से कितना हो जाएगा बच्चों 25। सो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 625 वाट। इतनी पावर अपनी ऐसी सर्किट में आएगी एवरेज। सही है क्या बच्चों। उसी टाइप के क्वेश्चन का आईआरएमएस वाले क्वेश्चन का एक स्टेप आगे हम गए, पावर फैक्टर हमने निकालना सीख रहे थे हम, आप बच्चों बाद में पावर भी निकाल सकते। सही है क्या, शाबाश, लिखो नोट करो बच्चों। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया बेटा, पीएमडी के लिए इंपॉर्टेंट रेजोनेंस को अच्छे से आप समझना। कुछ 4-5 पॉइंट मैं डिफाइन करूंगा, उसको अच्छे से आप देखो। रेजोनेंस क्या बोलता है, रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, या और अच्छे से बोला जाए तो बेटा ऐसा लिख सकता हूं, व्हेन natural frequency of circuit is equal to frequency of external voltage। जब बच्चों आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट की बेटा वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ इक्वल हो जाए तो उसको बोला जाता है बेटा देन सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेट। सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेट। सर्किट क्या हो गया बच्चों, रेजोनेट हो गया। ठीक है सर, गुड, सर्किट अब रेजोनेट हो गया है। सर्किट रेजोनेट होने की कंडीशन है बच्चों, बोथ एल एंड सी शुड बी आपका प्रेजेंट, एल एंड सी शुड बी देयर। बच्चों दोनों के दोनों आपके एल और सी दोनों आपका होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। आपके एल और सी होगा तभी आपका काम बनेगा बेटा। ये सीरीज और पैरेलल दोनों में हो सकता है। हम लोग सीरीज वाला पढ़ेंगे, हम लोग बच्चों सीरीज वाला पढ़ते हैं। कैसे सीरीज वाला बेटा, देखो एक बार यदि हमने ऐसा बोल दिया कि सर यहाँ पे V जो है या E जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा ओमेगा है, और यहाँ रजिस्टर बच्चों R है, और यहाँ बेटा इंडक्टर L है, और कैपेसिटर आपका C है, ऐसा लगा हुआ है। तो बेटा रेजोनेट कब होता है सर, जब आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज सेम, ये बात हो। ये होगा तो बच्चों आपका कैपेसिटी और आपका रिएक्टेंस और बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बराबर होगा। इन दिस केस जो आपका Z था बच्चों, इन दिस केस Z क्या आता बेटा मिनिमम, और Z मिनिमम आने मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा R का मतलब बराबर, और I की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा करंट क्या हुआ था मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों E नॉट डिवाइड बाई R और E नॉट डिवाइड बाई Z। कुछ एक टर्म बनेंगे बच्चों। सर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या है उसको नेक्स्ट में समझते हैं। तो पहला टर्म आ जाता बच्चों यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आएगी वो हम देखते हैं। सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आती है, हमने खुद ही बोला बच्चों, जब आपका एक्स एल और एक्स सी बराबर हो तभी आपका रेजोनेट करेगा। ये क्या बेटा ओमेगा एल, ये क्या बेटा 1 बाई ओमेगा सी। सो ओमेगा स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एल इंटू सी, और ओमेगा वी कैन राइट एज 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एल इंटू सी। बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 डिवाइड बाई रूट एल इंटू सी, और फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट एज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। बच्चों ये अपने पास फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा रेजोनेट फ्रीक्वेंसी।
जो कि पीएमटी में सीधी भी पूछी जा चुकी है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है। एल और सी यदि मुझे देगा मैं फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाले निकाल सकता हूँ। नंबर छोटे टॉपिक बनेंगे बेटा इसमें। अब देखो कैसा सर, वेरिएशन ऑफ जेड विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ जेड का वेरिएशन क्या हुआ, तो मैं जानता हूं सर मिनिमम कब होता है, ये तो आप जानते हो बच्चों। मिनिमम कब होता है? मिनिमम जब होता है सर इस टाइप से अपने पास ऐसा। सर ये मिनिमम तब होता है जब आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। जेड क्या हो जाएगा? मिनिमम, और जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? आर के बराबर। अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों। जो फ्रीक्वेंसी आपकी कम है शुरुआत में, ये इसको लिखता है बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो जेड की वैल्यू क्या बेटा? ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो एक्स एल की वैल्यू ज्यादा थी कि एक्स सी की वैल्यू ज्यादा थी? याद करो बेटा, एक्स सी क्या था? 1 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी। सर ओमेगा का मतलब एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसा कुछ होगा। सो एक्स सी इज मोर देन एक्स एल, और इस टाइम में फाई की वैल्यू क्या आती थी बेटा? नेगेटिव। आपको याद हो तो ऐसा कुछ सर्किट बनता था सर, एक्स सी नीचे है और यहाँ आपका आर, इस टाइप से बनाते थे। हाँ सर, नीचे डायरेक्शन में फाई आपका आएगा। सर यदि एफ की वैल्यू है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर तो कैसी कंडीशन हो जाएगी बेटा? आपका सर सी इज इक्वल टू एक्स एल हो गया, और फेज की वैल्यू आ जाएगी 0। जो आपका सर फेज जो आएगा करंट का और ईएमएफ का सेम आ जाएगा आपका। यदि बेटा आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लोगे ज्यादा रेजोनेंस वाली से, सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या ज्यादा हो जाएगा? एक्ससी की वैल्यू कम और एक्सएल की वैल्यू ज्यादा। इन दिस केस वी कैन से फाई विल बी पॉजिटिव। तो बेटा वेरिएशन कैसा आ गया? सर जेड मिनिमम होगा जब आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है, इसके अलावा कम होगा तब भी बच्चों जेड ज्यादा, और ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी तब भी आपकी जेड की वैल्यू ज्यादा है। जेड की वैल्यू ज्यादा होने में अलग फैक्टर हो सकते थे, एक बार एक्स एल की वैल्यू ज्यादा है, एक बार एक्स सी की। उस फॉर्म में मैंने बनाया है। कब आपका फेज जो आएगा करंट और ईएमएफ का पॉजिटिव है नेगेटिव, वो बातें मैंने आपको समझाई। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ चीजें और भी इसमें पॉइंट नंबर 2, 3, 4 आएंगे। जैसे मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताया, बेटा वेरिएशन ऑफ जेड बताया। आगे मैं करंट का वेरिएशन आपको बता रहा हूं, उसको और अच्छे से आप समझो। वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी आप जानते बेटा सर, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होगा जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहाँ पे करंट जो होगा मैक्सिमम होगा, हम जानते हैं है ना बेटा। जहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वहां तो एक बार लिखते हैं एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज करे बेटा, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया करंट क्या किया? अब बढ़ा, तो जेड क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज किया तो जेड क्या किया बच्चों? जेड क्या किया? पहले आपका डिक्रीज किया। देखो बेटा डिक्रीज किया, तो इन दिस रीजन जब आपने क्या किया बेटा? जेड को डिक्रीज किया। फर्स्ट जेड डिक्रीज लिखते हैं, फर्स्ट जेड डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। ये हमने पहले वाले चीज में देखा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? दैट मीन्स सर फर्स्ट करंट विल इंक्रीज, फर्स्ट करंट विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, देन डिक्रीजेज। सही है बच्चों। फिर करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा बेटा। बच्चों रेडियो या जो भी आप टीवी चलाते हो बेटा, टीवी रेडियो जो आप सुनते हो बेटा, रेडियो ऐसे सुन रहे हैं जैसे हम 93.5 FM या बच्चों 91.1 है ना, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पे करंट आउटपुट आपका मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम, तो आपको साफ सुनाई देता है। लेकिन बेटा आप जानते हो इस बात में भी कुछ हमें समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ा सर, देखो FM क्लियर तो सुनता मुझे 93.5 पे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले भी बजने लग जाता, थोड़ा सा बाद में भी जाता। दैट इज नोन एज बैंड विड्थ। वो बैंड विड्थ बच्चों दी गई है किसको? रेड FM को। बैंड विड्थ को बोला जाता है बच्चों जब आपकी फ्रीक्वेंसी F1 से F2 के बीच में, F1 और F2 पॉइंट बना रखे बेटा, जब आपका मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय √2 दो बार आएगा, तो F1 और F2 दे दिया, दैट इज नोन एज बैंड विड्थ। इसको बोलते हैं बेटा बैंड विड्थ। अच्छे सुन करे ना बच्चों, बैंड विड्थ था। आपको मैं सारी कहानी उस वाली आएगी FM वाली। बैंड विड्थ क्या हो जाएगा सर? F2 माइनस F1। बेशक से आप मोड लगा लो। ये बच्चों F1 माइनस F2 क्या? जैसे मुझे ऐसा बोल दिया गया सर रेड FM जो है वो चलेगा कहां से कहां, जैसे यहाँ 93.5 है, यहाँ मान लेते हैं बेटा 93.8 है, और यहाँ मान लेते हैं बेटा 93.1 है, ऐसा है। तो बैंड विड्थ कितनी हो जाएगी सर? इसकी बैंड विड्थ हो जाएगी 93.8 से 93.1, सिंपल 0.7 हर्ट्ज, ये बैंड विड्थ है। इसमें अपने को FM रेड FM सुनेगा, लेकिन ज्यादा क्लियर बिल्कुल पीक कहाँ आएगा सर? पीक आएगा 93.5 पे। बच्चों जब हम FM की बात करते हैं ना बेटा, FM बहुत छोटी सी बैंडविड्थ देता है, एकदम मैक्सिमम करंट होता है। तो बच्चों वहां कभी भी आपको FM में एक दूसरा चैनल मिक्स नहीं सुनता है।
अब वहां से आ गया आपका रेडियोसिटी 91.1 पे, यहाँ पे आ गया 93.5 पे रेड एफएम। तो बहुत बहुत रेयर चांस होता है, बहुत कम चांस होता है बट जब इनके ओवरलैप हो जाए कि रेडियोसिटी की आवाज़ आपको रेड एफएम पे सुनाई दे, ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका बैंडविड्थ थोड़ा कम है, उसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है। शार्पनेस बताने का एक तरीका होता है, जितना ज़्यादा शार्प होगा इतनी ज़्यादा क्वालिटी हाई है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कवर का क्या आपका बताइए कारो बच्चों, क्या बताएगी? क्वालिटी फैक्टर बताती है कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो बच्चों इसलिए एफएम में कम बैंडविड्थ होने के कारण शार्पनेस अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी आएगी आवाज़ की। लेकिन जो एम होता है बच्चों, सिंपल आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है एक्चुअली नाम उसका एम, जो सिंपल रेडियो सुनते हैं, तो वहाँ देखना बेटा बहुत जैसे जयपुर का स्टेशन कोटा मिक्स होके कुछ भी बोल रहा है ना कि जयपुर में खेती का कार्यक्रम चल रहा है, कोटा में भैंस का तो ऐसा बता देगा खेती में जब भी बीज डालते हैं दूध बड़ा अच्छा देती है ना, इस टाइप की बातें है ना। तो खेती में खाद डाल देते हैं तो भैंस को बच्चा पैदा हो जाता है, वो मिक्सिंग है, सही है क्या? वो मिक्सिंग है, एम में मिक्सिंग होती है, एफएम में ऐसा नहीं होता है। एफएम में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए बच्चों वहाँ बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, शार्पनेस कम होगी तो क्वालिटी कमजोर होती है। तो इसलिए मैं उसको एक नए टर्म की फॉर्म में बनाता हूँ। बच्चों बैंडविड्थ मेरे पास आ गया, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस क्या होगी बच्चों? सर जितनी ये शार्प होगी, ऐसे ऐसे जितनी भी बच्चों ये शार्प हो जाएगी ना, फटाक से ऊपर जाएगी, जितनी शार्पनेस होगी बच्चों, सर शार्पनेस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। जितनी शार्प होगी बच्चों उतनी ही क्वालिटी भी आपकी अच्छी होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वालिटी फैक्टर। सर शार्प कौन ज्यादा होगा? जिसकी बैंडविड्थ कम होगी तो पीक आएगा, सर कम होगी तो पीक फटाक से आएगा, तो शार्प ज्यादा है। और बच्चों की बैंडविड्थ ज्यादा है तो शार्प कम होगी। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, दैट इज F2 माइनस F1। जिसकी बैंडविड्थ कम है वो जल्दी शार्प होगी कार, जो ज्यादा शार्प होगी बच्चों उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। एफएम में ये होता है, एएम में ऐसा नहीं होता है ना बच्चों। मैथमेटिकल क्वालिटी फैक्टर कैसे लिखा जा सकता है बेटा? थ्योरेटिकल हमने अच्छे समझा, मैथमेटिकल कैसे लिखा जाएगा? सर मैथमेटिकल क्वालिटी फैक्टर को लिखा जाता है XL डिवाइड बाई R से लिख सकते हैं बच्चों। रेजोनेंस वाला XL आप निकाल लेना, या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों XC डिवाइड बाई R, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा क्या हो गया दोनों बराबर। अच्छा सर इसको और फॉर्म भी लिखा जा सकता है, ऐसा लिख दो आप सिंपल इसको, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई F2 माइनस F1, वो मैंने बच्चों आपको बता भी दिया था। सो दैट इज FR डिवाइड बाई बैंडविड्थ, डिवाइड बाई बैंडविड्थ। बच्चों उसके और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, याद नहीं करना। अब XL और XC निकालना जानते हैं, डिवाइड बाई R करेंगे अपने आप आ जाएगा बेटा। इससे पहले वाले में मैंने बता दिया था क्वालिटी फैक्टर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, वो मैं सिंपल समझा। शार्पनेस किसकी ज्यादा, इसकी बैंडविड्थ कम होगी सर, जल्दी शार्प होगी, जल्दी शार्प माने आउटपुट ज्यादा, आउटपुट बने सफाई सुनाई देगा, क्वालिटी फैक्टर आपका अच्छा होगा। वो मैथमेटिकल भी यहाँ इस फॉर्म में बन सकता है। एग्जाम्पल आपसे ऐसे पूछते हैं बच्चों, जैसे ये R1 बोला आपका रेजिस्टेंस है, जैसे बच्चों मुझे बोला यहाँ R2 है, और यहाँ नीचे बोल दिया बेटा आपका ये R1 है। आप बताओ किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा है? ऐसे ऑप्शन पूछ लिए, R1 सबसे ज्यादा, फिर R2, फिर R3। आपसे ऐसा पूछा, सिंपल ये ग्राफ देके ऐसा आपने से पूछ लिया, या R1 R2 और R3 बराबर है, इस टाइप से आपने पूछ लिया कौन सा सही है। बाकी मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ सर। ये करंट है, जहां करंट मैक्सिमम है रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, जहां करंट मैक्सिमम है वो रेजिस्टेंस मिनिमम है। सो R1 सबसे कम है, फिर R2 और फिर R3, सही है क्या? शार्पनेस की तरीके से भी देख सकता था बच्चों, जिसकी अच्छा बैंडविड्थ लगभग किसकी देख लो, बैंडविड्थ से पता चल जाएगा आपको, बैंडविड्थ से आपको पता चल जाएगा इस टाइप से बेटा, लगभग बैंडविड्थ बराबर है। बैंडविड्थ बराबर है जिसकी शार्पनेस ज्यादा होगी बच्चों, बैंडविड्थ आपकी बराबर है जिसकी शार्पनेस ज्यादा होगी, क्वालिटी भी ज्यादा होगी, करंट भी ज्यादा आएगा, इस टाइप से भी हम बता सकते हैं, सही है क्या? बनाओ शाबाश। क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा एलसीआर सर्किट के ऊपर, कुछ कॉन्फिडेंस और आपका बन जाएगा बेटा। नीट में इसी टाइप का सवाल आया, उसको आप ध्यान से देखो कैसे पूछा। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L फॉर विच करंट इन द मैक्सिमम इन द सीरीज एलसीआर। करंट क्या बोला बेटा? करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम मतलब रेजोनेट आपका सर्किट है। विद दिस क्या बोला बच्चों आपने? सर यहाँ पे C की वैल्यू, रेजोनेंस का मतलब क्या था? C की वैल्यू दिया हुआ, गिवन क्या? C 10 माइक्रोफैराड, और बच्चों ओमेगा क्या बेटा? सर 1000 सेकेंड पर सेकेंड। सो रेजोनेट का मतलब क्या होता है बच्चों आपका? सर ये आ जाएगा XC और XL बराबर आ जाएगा। सर ये क्या होएगा? सर XC 1 बाई ओमेगा इंटू C, और ये क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा इंटू L। सो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू L, 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू L। बेटा ओमेगा स्क्वायर माने 10 पावर, ये 1000 इंटू 1000 10 पावर 6, और क्या आ जाएगा बेटा? 10 इंटू माइक्रो 10 पावर दिस,
कैंसल आउट, सो एल इज 1/10 या 0.1 हेनरी। सही है क्या बच्चों? सिंपल मैंने क्या किया बेटा, रेजोनेंस वाली कंडीशन यहां लगा दी, एक्स सी और एक्स एल को बराबर किया, ओमेगा की वैल्यू दिया, सी की वैल्यू दिया बेटा, एल की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। ओमेगा स्क्वायर माने 10 पावर 3 और 3 10 पावर 6 और ये 10 पावर -6 पहले कैंसिल आउट, 1/10 इज राइट आंसर। सही है क्या? एक तो क्वेश्चन और देखेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आपका बनेगा। इन्हें क्या बोला बच्चों, एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में बोल दिया कि V1 और V2 की वैल्यू बराबर है, इन दोनों में इंडक्टर कैपेसिटर में बराबर, मतलब फिर कैसी कंडीशन आ गई सर, रेजोनेंस वाली कंडीशन आ गई, दोनों में वोल्टेज यदि बराबर है तो ये सर हटा ही दो। रेजोनेंस में तो करंट सिंपल होता है क्या बच्चों सर, V/R, क्योंकि Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है बच्चों, R के बराबर। Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, R के बराबर। सिंपल मैंने क्या किया, V की वैल्यू बेटा RMS में, IRMS निकाल दो सीधा सर, V कितना है 220 और डिवाइड बाई 100 दैट इज 2.2 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों 2.2, क्या है बेटा ये RMS करंट है। सही है क्या बच्चों? एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, PMT में 2 बार पूछा सेम क्वेश्चन। इंडक्टर हमें दिया हुआ सर, इंडक्टर इज 20 मिली हेनरी या 20 × 10 पावर -3 हेनरी। कैपेसिटेंस दिया हुआ बच्चों आपके पास 50 माइक्रो, माइक्रो में 10 पावर -6 फेराड और रेजिस्टेंस दिया बेटा 40 ओम, अपने पास ऐसा दिया हुआ है। और यू हैव टू कैलकुलेट पावर इन दिस सर्किट। सर पावर को लिखा जाता है आपको याद है बेटा, E0 डिवाइड बाई 2 I0 cos फाई, और अच्छे से आपने लिखा था बेटा क्या था ये सर, ERMS IRMS और cos फाई को लिखते हैं बेटा R डिवाइड बाई Z। बच्चों IRMS मेरे पास नहीं है तो बेटा आप IRMS को रिप्लेस कर सकते हो। IRMS को कैसे लिखा, जैसे V = IR होता था ना बेटा, तो ERMS = क्या आ जाएगा, और V = IR था, ऐसे ERMS आ जाएगा IRMS × Z, सो दैट इज इक्वल टू ERMS डिवाइड बाई Z। रिप्लेस कर दिया, सो ERMS डिवाइड बाई Z होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और इनटू में आ जाएगा R मेरे पास दिया हुआ, ERMS में निकाल सकता हूं, यहां से निकल जाएगा ERMS भी, तो अपनी को दिक्कत रह गई ओनली एंड ओनली Z की। Z सोल्व करने के लिए बेटा XL और XC आपको बनाना पड़ेगा, ये 1/ωc और ये ओमेगा इंटू L। देखो बेटा ओमेगा इंटू L, ओमेगा क्या है सर, ये आ गया आपका ओमेगा 340 इंटू कितना बच्चों 20 × 10 पावर -3। सोल्व किया था बच्चों 6.8 आपका आ गया हूँ। तो ये क्या रहा बेटा 1/340 इंटू 50 × 10 पावर -6। सोल्व किया तो आ गया बच्चों 58.8 ओम। अच्छा बच्चों XL भी आ गया, XC, सो Z इज इजी नाउ। Z क्या लिखा जा सकता था, R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ बेटा सर, 40² 58.8 माइनस 6.8 स्क्वायर, सोल्व कितना हो जाएगा 4304 अंडर का रूट। यहाँ पुट करेंगे तो बेटा सर ये तो पीक वैल्यू है 10, तो पीक वैल्यू है तो RMS क्या आ जाए 10 डिवाइड बाई √2 स्क्वायर, और Z स्क्वायर माने 43 दिस इंटू 40। सोल्व किया बेटा 50 × 40 डिवाइड बाई 4304 ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5। कितना आ जाएगा बच्चों, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नीट में 2 बार पूछा गया। आप अच्छे से बनाओ, 3-4 स्टेप क्वेश्चन है। पहले मीन्स फॉर्मूले का मॉड्यूलेट किया, फॉर्मूले के बाद बेटा Z निकालना था, XL और XC निकाला, XL और XC आ जाएगा तो बच्चों Z निकालना आसान है, Z आएगा तो क्वेश्चन भी आ जाएगा। सही है क्या, बनाओ शाबाश बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा चॉक कॉइल। चॉक कॉइल कैसे काम करती है, क्या चीज होता है, अच्छे समझो बच्चों। पहले क्या था, जब डीसी करंट था ना बेटा, आप बल्ब उस पर लगाते थे, डीसी बल्ब, आपका डीसी करंट जब था बल्ब लगाते थे बच्चों, बल्ब में रेजिस्टेंस R होता था, आपको बता रखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में V²/P से रेजिस्टेंस आ जाता था। तो बेटा जब यहाँ से आप करंट फ्लो कराएंगे, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर लॉस आपका या हीट लॉस क्या होगा, I²R। टाइम के साथ आप बताना चाहोगे तो बच्चों I²R × T आपकी हीट हो जाएगी। सर यहाँ जो था रोशनी देने के साथ साथ, बल्ब के केस में जब लाइट देने के साथ साथ हीट भी एक अच्छी क्वांटिटी में हीट भी रिलीज करता था। तो बल्ब के आसपास आप देखो बेटा बहुत गर्म रहता है। तो हमने ऐसा कुछ यूज किया कि सर देखो अब मेरे पास अब रेजिस्टेंस के अलावा भी, पहले सिर्फ मैं रेजिस्टेंस जानता था बेटा, मजबूरी थी या रेजिस्टेंस, लेकिन मेरे पास अब और चीजें भी है बच्चों, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। क्या इसके थ्रू कोई आप लाइट ऑन कर सकते हो, इसके थ्रू कोई चीज आप चला सकते हो क्या? तो बच्चा नई चीज में ट्यूबलाइट इस टाइप से देखते हैं बेटा, सिंपल घर में जो लंबे वाली ट्यूबलाइट लगी रहती थी, स्टार्टर लगा हुआ साथ में, आप जानते हो टक 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 ऐसे किया ट्यूबलाइट चल गई। उसके लिए क्या किया जा सकता है बच्चों, मैंने AC सोर्स में जोड़ा है और मैं इस टाइप से जोड़ना चाहता हूं बच्चों, एक नया कंपोनेंट हमने बना दिया चॉक कॉइल। चॉक कॉइल कैसे बना होता है बच्चों, ये बना हुआ होता है बेटा रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर से। इसके अंदर रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर है
और रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल लिया बच्चों, और इंडक्टर की वैल्यू जो है बच्चों लार्ज लिया है। ऐसा क्यों मैंने बोला रेजिस्टेंस स्मॉल लिया था कि हीट का जो इफेक्ट आए बच्चों, हीटिंग इफेक्ट जो आए वो कम से कम आए, पावर लॉस कम से कम हो। इसलिए बच्चों आपकी देखोगे ना ट्यूबलाइट सिंपल 40 वाट में बहुत ज्यादा रोशनी देती है एज कंपेयर टू 100 वोल्ट वाला बल्ब। तो हमने कैसे कंपोनेंट साथ में लिया, ट्यूबलाइट को जलाने के लिए चौक कॉइल लिया, इसको लगा हुआ है, चौक कॉइल को ट्यूबलाइट से सीरीज में जोड़ रखा है सर्किट में, है ना। देखो बच्चों क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं सर एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स में आपका करंट क्या आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा सर, करंट ऐसा आ जाएगा E डिवाइड बाई जेड। वो जेड को क्या लिखते थे बच्चा, पहले से जानते हो सीरीज वाले में, यदि सर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो आपका एल है, तो ऐसा लिखा जाएगा सर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और वी कैन राइट एज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर अंडर द रूट। सर जेड आ गया, जेड आ गया तो बच्चों ई भी अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। और ये भी आप जानते हैं बेटा आर वेरी स्मॉल, तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, तो कई जगह बच्चों आई की वैल्यू ई डिवाइड बाई ओमेगा एल या प्योर इंडक्टिव सर्किट जैसे भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं सर रेजिस्टेंस इज देयर, रेजिस्टेंस यदि यहाँ है, हम इसको बात को जानते हैं, तो क्या होगा पावर लॉस। सर पावर लॉस क्या होगा सर, ई आपका आई आर एम एस इंटू कोस फाई, यही होता था बच्चों। कोस फाई की वैल्यू क्या थी बेटा, रेजिस्टेंस डिवाइड बाई जेड, क्योंकि मैं जानता हूं एज आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन जेड, दैट मींस कोस फाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। सो पावर लॉस इसमें क्या माना जाता है बच्चों, जीरो। पावर लॉस में क्या माना जाएगा बेटा, जीरो। इंडक्टर क्या चीज हुई सर, चौक कॉइल क्या चीज हुई सर, चौक कॉइल बेटा एक लाइट जो हमने जलाने का जो पहले प्रोसेस बल्ब का था, तो बल्ब में रजिस्टर लगा रहता था, बल्ब में रजिस्टर लगा रहता था, रजिस्टर लगा होने से जैसे आप करंट उसमें पास करते थे तो हीट लॉस होने लग जाता था, तो लाइट देने के साथ साथ वह हीट भी देता था। अब मैं नए इंस्ट्रूमेंट जान गया हूं सर, एक इंडक्टर नाम की चीज भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मतलब चौक कॉइल में दो चीज आप जोड़ लो, रजिस्टर और इंडक्टर। रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम रखो ताकि वहां से जब करंट फ्लो करे तो कम से कम हीट प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो इंडक्टर में। इसलिए बच्चों मैंने आर और एल को सीरीज में लगा लिया, चौक कॉइल बना दिया। चौक कॉइल है क्या चीज सर, ये एक सिंपल देखा जाए तो एक स्मार्टर जैसा होता है, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर से कॉपर हमने रैप किया हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है नीचे, उसके ऊपर से हमने कॉपर को रैप किया हुआ, इस टाइप की चीज है चौक कॉइल। सीरीज से मैं जोड़ लिया ट्यूबलाइट के साथ, अपने पास आई भी आ गया। सर आई आ जाएगा तो किसी ने बोला रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस होगा, लेकिन बच्चों क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ ऑलमोस्ट जीरो है तो बच्चों पावर लॉस भी जीरो, तो चौक कॉइल में पावर लॉस बच्चों जीरो माना जाता है। सही है क्या बेटा, छोटे छोटे टॉपिक और भी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दो टॉपिक और बच गए बेटा अपने पास, एक एलसी ऑसिलेटर और एक आपका ट्रांसफार्मर, दोनों में देखते हैं आगे। बच्चों अपने पास एक टॉपिक है बेटा सिंगल स्टार पीएमटी एलसी ऑसिलेटर और एलसी ऑसिलेशन। अनटाइम्ड ऑसिलेशन होती है बेटा, करंट का वेरिएशन कैसे आएगा उसकी मैं बात करूँ, चार्ज का वेरिएशन कैसे आएगा मैं बताऊँ। देखो बेटा जब सर्किट में, जैसे सर्किट मैंने बना रखा है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, देयर इज नो रेजिस्टेंस। जब बच्चों रेजिस्टेंस नहीं है तो नो लॉस, क्योंकि लिखता हूं बच्चों मैं एज देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो रेजिस्टेंस, क्योंकि बच्चों यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब वी कैन से देयरफॉर वी कैन से नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कोई लॉस नहीं होने वाला है। एक बार एनर्जी यहाँ आएगी, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी यहाँ, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो एक बार ये पूरे मतलब 100 जूल एनर्जी पूरी इसमें कैपेसिटर के अंदर आपका 100 जूल स्टोर है। आपने स्विच क्लोज किया तो डिस्चार्ज होने लगा, डिस्चार्ज होगा तो बच्चों यहाँ एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी। जैसे बच्चों यहाँ 80 जूल बची तो 20 यहाँ 50 तो यहाँ 50 आ गई, यहाँ 20 तो यहाँ 80। फिर सर जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा इंडक्टर तो ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा, फिर वापस कैपेसिटर, तो ऐसे चलते हैं कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, ऐसे एनर्जी आपकी चलती रहेगी, यहाँ से वहाँ एनर्जी लॉस नहीं होगा। बच्चों इस केस के लिए जब देखा जाए कि मैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब जिसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं था वो मैं कर रहा हूँ, सो ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों Q बाई C, एक वोल्टेज ड्रॉप इसमें, और ये आ जाए बेटा L di बाई dt दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना बच्चों। और इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा I बाई C, इसको L डबल डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने क्या किया बेटा I को लिखा dq बाई dt, मैंने I को लिखा बच्चों dq बाई dt। बच्चों इसको और अच्छे से बनाते हैं, क्या बन जाएगा आप देखो एक बार सर, ये L डबल डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T प्लस Q इंटू C इज इक्वल टू जीरो। बेटा L को यहाँ अलग से लिख देते हैं, L को नीचे डेफिनेशन इसमें डिवाइड में लेके जाते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस Q इंटू L इंटू C
इज इक्वल टू 0 बच्चों। समथिंग ये इस टाइप की चीज बन गई, ये समथिंग इस टाइप की चीज बन गई सर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर x। आप समझ गए कि बच्चों ये SHM जैसी चीज बन जाती है कंटिन्यूस वेरिएबल। सो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा L इंटू सी। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों कंपैरिजन से 1 डिवाइड बाई L इंटू सी। कंपेयर करके लिखा हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 डिवाइड बाई L इंटू सी। आगे एक स्टेप लिखते हैं, एक स्टेप और आगे लिखता हूँ बच्चों, और अच्छे से आप समझ पाओगे बात को। सर ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई रूट L है आपका L इंटू सी, और फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट एज दिस मच। हमें पता चल गया चार्ज जो आपका वेरिएबल है सर, मैक्सिमम चार्ज साइन ओमेगा टी प्लस पाई। साइनसोइडल वेरिएशन है चार्ज का। चाहो तो बच्चे यहाँ से करंट भी आप बना सकते हो। आगे देखो बच्चों अच्छे से बेटा, जब आपके पास कैपेसिटर में पूरी, जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, जब आपका कैपेसिटर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आपका बच्चों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, सो एनर्जी विल बी हाफ क्यू स्क्वायर। चलो क्यू को बच्चे हमने क्या लिखा, क्यू एम, तो क्यू एम फुल्ली चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है, इंटू डिवाइड बाई सी, इस फॉर्म में होगा। और कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा, इन फॉर्म ऑफ किस में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ एनर्जी स्टोर होती है। जब बच्चों ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा, जब डिस्चार्ज होने लग जाएगा तब इंडक्टर में चार्ज आपका क्या होने लग जाएगा, स्टोर, आपका एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी। सर जब आपका कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है, जब आपका कैपेसिटर क्या है बच्चों, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है ना बच्चों, खत्म होगी सारी एनर्जी। जब ये फुल्ली डिस्चार्ज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्टर, इंडक्टर क्या हो गया बच्चों, फुल्ली चार्ज्ड। फुल्ली क्या हो जाएगा बच्चों, इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया सर। इंडक्टर फुल्ली चार्ज की कैसे आ जाएगी फिर एनर्जी सर, इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई मैक्सिमम स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर हम बता चुके थे बेटा, मैक्सिमम करंट है तो हाफ एल मैक्सिमम स्क्वायर। ऐसा कब होता है, किस फॉर्म में होगा सर, इन फॉर्म ऑफ, इंडक्टर में क्या होगा बेटा, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर उसमें किस में हुआ था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ था, लेकिन इंडक्टर में क्या होगा बेटा सर, इन फॉर्म ऑफ किस में चला जाएगा, मैग्नेट। क्योंकि मैं जानता बच्चे थी ये 100 जूल थी, ये पूरा डिस्चार्ज तो 100 जूल यहाँ चली गई, ऐसा लिखा जा सकता है सर। मैक्सिमम एनर्जी इन कैपेसिटर, मैक्सिमम एनर्जी जो कैपेसिटर में होगी वही मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी होती है। न्यूमेरिकली मैथमेटिकली इट विल बी इक्वल। मैक्सिमम एनर्जी 100 थी तो पूरी डिस्चार्ज होगी 100 कहाँ चली जाएगी, इंडक्टर के पास। बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आप जानते रहे पहले से ही, बस मैंने एक तरीका ये बताया कि हाँ बेटा चार्ज यहाँ साइनसोइडल वेरी करता है। और बच्चों आप चाहो तो करंट की भी करंट का वेरिएशन बना सकते हो। जैसे बच्चों करंट का वेरिएशन यहाँ साइन के हिसाब से बनाया है, चार्ज का वेरिएशन बेटा कोस ओमेगा टी ले लो, ताकि आप आई बनाओ। सो डी क्यू बाई डी टी कोस क्या आ जाएगा सर, ये एज इट इज ओमेगा, आगे कोस का आ जाएगा साइन ओमेगा टी। हाँ साइन के साथ वेरिएशन उस इस फॉर्म में चाहो। मुझे सिर्फ बच्चों को क्या होना चाहिए बेटा, आप इक्वल टाइम इंटरवल के बाद वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन आएगा तो मैं समझ जाऊंगा हाँ सर ये SHM जैसी इक्वेशन है, और SHM बच्चों साइन और कोस दोनों में ही होता था। सही है क्या, गुड, बनाओ शाबाश। बच्चों एसी का अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक आ गया ट्रांसफॉर्मर। ये बच्चों 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता, थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है PMT में भी। बच्चों ये हमने इस टाइप से यहाँ एक प्लेट्स जमा रखी बहुत सारी, आपने देखा बेटा प्लेट जमाते 1 2 3 4, रेडियो में मिल जाता है आपको, इन्वर्टर हर जगह ट्रांसफार्मर में मिल जाता है अपने को, अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मिलता है। उसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग कर रखी है बच्चों, ऐसे ये जो इस साइड मैंने वाइंडिंग किया, जहाँ से बच्चों मैंने AC सोर्स को ज्वाइन किया, जो रेड वाला बना बच्चों दिस इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, जो बच्चों इस साइड मैंने किया बेटा येलो से किया, दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में बच्चों लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। लोड रेजिस्टेंस देखा जाए तो बच्चों वो बल्ब भी हो सकता है, AC भी, जो लोड हमने वहां लगा रखा है इस साइड। येलो वाली क्या बेटा, सेकेंडरी वाइंडिंग्स। कुछ टर्म और बनेंगी, उनको देखते हैं एक बार डायग्राम देखो अच्छे से। ये किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, कॉपर की वाइंडिंग्स के ऊपर रैप किया जाता है, इस टाइप की बातें हैं, उनको अच्छे से लिखवाऊंगा मैं। देखो एक बार आप सर ये क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ है, और जो ऊपर हमने बाइंडिंग किया ना बेटा ये दोनों कॉपर की होती है। ये नंबर अलग अलग हो सकती है, कुछ टर्म आएगा N1 मैंने मान दिया बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न बच्चों N2 क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या आ गया बच्चों, N2।
सो आ गया बच्चों मैंने E1, ये क्या है बच्चों, ये EMF या वोल्टेज, EMF या बच्चों इसका वोल्टेज बोल देता, वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग। सेम कहानी E2 वी कैन राइट एज EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग। बच्चों ये सिंपल से बना दिया सर। E1 आप यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे E2 आएगा। ये 10 टर्न है 20, तो इस टाइप से आपके नंबर ऑफ टर्न अलग अलग हो सकती हैं। सेम टर्न वाला अपने को ट्रांसफर काम नहीं आता, क्योंकि बच्चों टर्म से ही ये कभी कम ये कभी ज़्यादा, तो स्टेप अप स्टेप डाउन इसे बोला जाता है। ट्रांसफार्मर क्या करेगा बच्चों, जो ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज जिसकी बच्चों क्या होगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, जो ट्रांसफार्मर बच्चों वोल्टेज को इंक्रीज करेगा इसको बोला जाता है स्टेप अप, और जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा उसको बोला जाता है बच्चों स्टेप डाउन। दोनों टाइप की ही ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। जहां बिजली आपने बनाई, आपको सीधे बड़े बड़े वायरों में स्टेशन से स्टेशन भेजनी है तो आप हाई वोल्टेज करके भेजते हो। सर हाई करंट करके भी भेज सकते हैं, हाई करंट नहीं कर सकते बेटा। सर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप होता है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करंट आपने इंक्रीज किया तो जो हाई टेंशन वायर जाती है ना बच्चों, अपने आसपास इतना बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे, आसपास चलते हुए आदमी को अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ खींचने मर जाएंगे चिपक के। तो इसलिए हाई वोल्टेज करके बच्चों स्टेप अप करके बिजली को हाई वोल्टेज में ट्रांसफर किया जाता है। और जब बच्चों लोकलाइज में यूज करना, घरों में यूज करना है, तो पावर स्टेशन पे स्टेप डाउन किया जाएगा। तो तब हमारे घरों में लाइट आती है 220 पे। सही है क्या? कुछ बातें और देखते हैं। ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था? म्यूचुअल इंडक्शन आपको याद भी होगा बच्चों। सर यदि एक के कारण, यदि बच्चों ऐसा पढ़ा हुआ अपना म्यूचुअल में, सर यदि यहाँ EMF चेंज किया तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल विल चेंज। इसमें फ्लक्स चेंज हुई तो बच्चों सारी की सारी यहाँ भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है, बिल्कुल ओवरलैप हो तो पूरी चली जाए, थोड़ी दूर तो कुछ लॉस भी हो सकती है, फ्लक्स लीकेज भी हो सकती है। लेकिन बच्चों फिलहाल हमने ऐसा बोला कि पूरी सेम मान लेते हैं, फ्लक्स सेम मान लेते हैं। सो इन दिस केस माइनस N1 आपका क्या बन जाएगा बेटा, d∅dt, या क्या आ गया बच्चों आपका E1। सो E2 यू कैन राइट एज माइनस N2 d∅dt, फ्लक्स एसोसिएटेड विद बोथ कॉइल्स आर सेम। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप बराबर कर लो। सो E1 डिवाइड बाई E2, E1 डिवाइड बाई E2 दैट विल बी इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2। क्या आ जाएगा बच्चों? हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वहां EMF भी ज्यादा होगा। जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बच्चों वहां EMF भी ज्यादा होगा। यदि कोई मुझे बोलता है आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, यदि हमें कोई बोलता है, एग्जामिनर बोलता है आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होनी चाहिए? यदि इफ N1 जो है बच्चों अपने पास 100 टर्न्स है, तो स्टेप अप के लिए कितनी टर्न होनी चाहिए? स्टेप अप माने क्या सर? आपको आउटपुट पे वोल्टेज इंक्रीज करनी है। आउटपुट पे वोल्टेज इंक्रीज करनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा होंगी। सो इन दिस केस स्टेप अप के लिए क्या होगा बेटा? N2 की वैल्यू ग्रेटर देन N1 होगी। वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है बच्चों, जो 100 से आपसे ज्यादा है। सर 200, 300, जितने टाइम्स आप इंक्रीज करो इतने टाइम्स ही वोल्टेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सही है क्या? यदि कोई बोलता बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना, तो बच्चों बाद में आपको वोल्टेज कम करनी है, क्योंकि E2 की वैल्यू आपको क्या करनी है? कम। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? सर N2 की वैल्यू क्या करनी पड़ जाएगी? कम करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ E2 की वैल्यू क्या करनी थी? ज्यादा। इसलिए बच्चों N2 की वैल्यू क्या है स्टेप अप में? ज्यादा। कुछ बातें और देखते हैं, कुछ बातें और देखते हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो बच्चों पावर क्या होनी चाहिए बेटा? इनपुट और आउटपुट पे बराबर। इनपुट और आउटपुट पे पावर बराबर, मतलब क्या हो जाएगा सर? E1 I1 इक्वल टू E2 I2। तो ऐसा किया जा सकता है बच्चों सर, E1 बाई E2 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाई I1। ये यहाँ से पता चल गया। और पहले क्या पता चला था बेटा? E1 और E2 के रेशियो N1 बाई I2। अब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा सर, यदि आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, लेकिन जहां स्टेप अप माने जहां वोल्टेज ज्यादा होगा वहां करंट क्या होगा बच्चों? कम होगा। ये कहां से पता चल गया? यहाँ से पता चल गया। सो वी कैन राइट सिंपल सर, आपका दैट इज आपका नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एसोसिएटेड विद दैट कॉइल। सही है क्या? करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों एक छोटी सी चीज बच गई लास्ट, दैट वी कैन राइट डाउन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। कई बार बच्चे तो मैंने आइडियल माना कि आउटपुट इनपुट पावर बराबर मान लो, आइडियल में ऐसा माना जाता है। सर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट हो सकता है? फिर सिंपल सर, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट अभी लिखा था बच्चों सेकेंडरी वाला E2 I2 डिवाइड बाय
E1 I1 इंटू 100 चाहो तो बच्चों E2 और E1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो बेटा, N2/N1 से। क्यों, हमने पहले बनाया था बच्चों। इतना ही आसान सा टॉपिक है बेटा एसआई आपको बहुत आसान सा आ रहा है। इसका एलसीआर सर्किट अच्छे से पढ़ लेना, रेजोनेंस वाली आप वो देख लेना एक बार, सिंपल जेड निकालना सीख लेना। इतना ही चैप्टर है, लेकिन पीएमटी में सवाल यहाँ जरूर बनता है। ऐसे आप अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, घर पे रहो, इस बार टीचर को फॉलो करना, 170 मार्क्स हमें जरूर लेना, इस बार हमें डॉक्टर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।